हेलो वेलकम, आप देख रहे हैं योर मनी, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो लेकर एक बार फिर से हाजिर हैं पर्सनल फाइनेंस का हमारा एक खास शो आपके लिए लेकर। और योर मनी आप जानते हैं कि आपको ना सिर्फ बचत करना सिखाता है बल्कि अपनी बचत को कैसे आप बढ़ा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, बड़ी बना सकते हैं और कमा सकते हैं अपने पैसों से, ये भी सब कुछ सिखाता है। तो अगर आप भी योर मनी में इस सिलसिले में जुड़ना चाहते हैं, आपके मन में कोई सवाल है, ऑलरेडी आपके पास एक पोर्टफोलियो है या फिर नया बिल्ड करना चाहते हैं, तो फिर आप हमें अपने सवाल ज़रूर पूछें। हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है yourmoney@nw18.com, या फिर उससे आसान तरीका ये फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर 7045220000। व्हाट्सएप पे अपना सवाल भेज दीजिए। और अगर आप फेसबुक या एक्स पर हमें लाइव देख रहे हैं तो वहाँ पर भी कमेंट बॉक्स में जाके सवाल पूछ सकते हैं। विल ट्राई कि यहाँ आपके सवाल ले लिए जाएं, पर शायद बेहतर तरीका होगा कि आप हमें ईमेल करें या फिर व्हाट्सएप करें, क्योंकि योर मनी और पर्सनल फाइनेंस के जो सवाल होते हैं वो थोड़े लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, आप टाइप नहीं कर पाएंगे फेसबुक और एक्स के कमेंट बॉक्स में। तो खैर आपके ऊपर है, जो भी ऑप्शन आप चूज़ करना चाहें। तो आज के शो की शुरुआत करते हैं और आज हमारे साथ हैं त्रुवंता वेल्थ के फाउंडर और सीईओ कीर्तन शाह। हाय कीर्तन, हाउ आर यू? चलिए, शायद फिलहाल कीर्तन तक मेरी आवाज नहीं पहुंची, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उन्हें रिकनेक्ट। कीर्तन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, जोड़ने की कोशिश करते हैं कीर्तन को। लेकिन आज हम आपसे क्या खास बात करने वाले हैं, तो आज हम शॉर्ट टर्म गोल्स के ऊपर बात करेंगे कि वो कितना मैटर करते हैं। कोई अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग को कैसे गोल्स के हिसाब से डिसाइड करेगा, और खास तौर पे हाउ कैन समवन प्लान देयर इन्वेस्टमेंट इफ द गोल इज शॉर्ट टर्म, यानी कि छोटे लक्ष्यों के लिए इन्वेस्टमेंट को आप कैसे तय करेंगे और अपना गोल बनाएंगे। हाय कीर्तन, कैन यू हियर मी नाउ? विपिन जी, यस आई कैन हियर यू। सॉरी, थोड़ा इंटरनेट इशू था। कोई बात नहीं। तो चलिए, आज की बातचीत में दर्शकों के सवाल लें, उससे पहले जरा शॉर्ट टर्म प्लानिंग इन्वेस्टमेंट की जो आज का विषय है उस पर बात कर लेते हैं। तो हाँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें आपको शॉर्ट टर्म, हर चीज़ लॉन्ग टर्म में नहीं हो सकती। मनी को कभी कभी शॉर्ट टर्म में भी ग्रो करना पड़ता है। क्या ऐसा पॉसिबल है और उसके लिए क्या प्लानिंग चाहिए? विपिन जी, आई थिंक सबसे पहले तो समझने की ये जरूरत है कि जितना आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कम है उतना आप रिस्क कम ले पाएंगे। तो अगर आपको थियोरेटिकली ऐसा लग रहा है कि आप रिस्क टेकर है, आप में वो एबिलिटी है कि आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो, उसके बावजूद अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन छोटा है तो ये एक चीज गांठ बांध लीजिए कि आपको अपना रिस्क एपेटाइट साइड में रखकर कम समय के लिए जिस तरीके का निवेश होना चाहिए उस तरीके से सोचना चाहिए। जैसे से फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैं बहुत बड़ा रिस्क टेकर हूं इन जनरल इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग, पर अगर मेरा समय 1 साल का ही है निवेश करने का तो मुझे अवॉइड करना चाहिए इक्विटी में पैसा रोकना। हाँ, ये हो सकता है कि अगर मैं रिस्क टेकर हूं और 3 साल का समय है तो मैं थोड़ा सा इक्विटी एक्सपोजर ले लूं, पर जितना ज्यादा समय होगा उतना ही ज्यादा इक्विटी एक्सपोजर ले पाऊंगा। तो जितना कम समय है उसमें ज्यादा रिस्क लेने की कोशिश ना करें। पैसे को संभाल कर जितना मॉडरेटली ग्रो कर पाए वो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए विपिन जी, मेरे हिसाब से। ओके, तो ज्यादा रिस्क तो नहीं लेना है। अब आप कह रहे हैं मॉडरेटली ग्रो कर पाए, तो वो कैसे होगा? तो विपिन जी, मान लीजिए शॉर्ट टर्म का मतलब अगर 1 से 3 साल है, तो आप जितना 1 साल के निवेश के करीब है उतना आप ज्यादा से ज्यादा फिक्स्ड इनकम में रहने की कोशिश करेंगे। तो आप शायद आर्बिट्राज फंड्स में पैसा रोकने की कोशिश करेंगे, आप शायद अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स या मनी मार्केट जैसे फंड्स में पैसा रोकने की कोशिश करेंगे, आप जितना 1 साल के समय के करीब है। पर मान लीजिए अगर आप 3 साल के करीब है आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन, आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, तो शायद आप इक्विटी सेविंग्स फंड्स या मल्टी एसेट फंड्स या बैलेंस एडवांटेज फंड जैसे फंड्स को कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें थोड़ा सा इक्विटी एक्सपोजर है। उससे होगा ये कि क्योंकि आप में थोड़ी सी रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, तो उस थोड़े से इक्विटी एक्सपोजर की वजह से आप पोस्ट टैक्स बेसिस पे इन्फ्लेशन को काफी आसानी से बीट कर पाएंगे। पर जितना 1 साल के नजदीक हो उतना आपको एकदम ही ज्यादा कंजर्वेटिव रहना है और आपको आपका पैसा आर्बिट्राज जैसे फंड्स में रखना है। पर अगर आपके पास 2.5-3 साल का समय है तो आप थोड़ा सा इक्विटी एक्सपोजर ले सकते हैं, जिसमें ये इक्विटी एलोकेशन, इक्विटी सेविंग्स फंड या बैलेंस एडवांटेज फंड जैसे फंड्स में थोड़ा सा पैसा निवेश कर सकते हैं। हिस्टोरिकली या कोई डेटा अगर आपके पास अवेलेबल हो, जो शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टमेंट होते हैं उससे ऑन एन एवरेज कितना रिटर्न आ पाता है? क्या वो लॉन्ग टर्म जैसा भी संभव है या नहीं, उतना रिटर्न नहीं बना पाएंगे?
विपिन जी, आइडियली अगर आप एक साल जितना निवेश करना चाहते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन मेरे हिसाब से 6 से 7% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऑफ कोर्स हायर साइड पे जितना मिला उतना एडवांटेज है, पर आपकी फेयर एक्सपेक्टेशन 6-7% जितनी होनी चाहिए। और अगर आप जितना 3 साल के करीब है, आपकी एक्सपेक्टेशन 8 से 10% के बीच में होनी चाहिए। ये फेयर एक्सपेक्टेशन है मेरे हिसाब से। अगर ये एक्सपेक्टेशन से आप निवेश करेंगे तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि आप शायद इन रिटर्न्स के आजू बाजू एक्चुअल रिटर्न्स जनरेट कर पाएंगे। तो ये 8 से 10% बिल्कुल बुरा नहीं है। कोई पर्टिकुलर फंड्स या कैटेगरी आपने वैसे बताई, लेकिन कुछ और हैं जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे किसी को अगर शॉर्ट टर्म के लिए प्लानिंग करनी हो? जैसे मैंने कहा, शायद अगर आपका मान लीजिए एक साल के करीब है तो आर्बिट्राज फंड एक अच्छा ऑप्शन है जो आप चूज कर सकते हैं। हमें टाटा आर्बिट्राज फंड्स और एडलवाइस का आर्बिट्राज फंड अच्छा लगता है। पर मान लीजिए अगर आप 3 साल के टाइम होराइजन से पैसा निवेश कर रहे हो और बैलेंस एडवांटेज फंड या इक्विटी सेविंग्स फंड जैसी कैटेगरी चूज करें तो कोटक सेविंग्स फंड, इक्विटी सेविंग फंड एक ऑप्शन है जो हम सजेस्ट करते हैं। आईसीआईसीआई का बैलेंस एडवांटेज फंड एक दूसरा ऑप्शन है जो हम सजेस्ट करते हैं। ये फंड्स में थोड़ा सा एलोकेशन इक्विटी की तरफ रहेगा। ठीक है जी, बढ़िया, इंटरेस्टिंग था ये पूरी बातचीत, क्योंकि कई लोगों के छोटे गोल्स, मान लो किसी को लगता है मैं कार खरीद लूं, क्योंकि उतना लंबा इन्वेस्टमेंट का जो होराइजन रहता है वो बहुत पेशेंस मांगता है। कई बार लोगों के शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, मसलन आपको 2-3 साल में कोई चीज़ खरीदनी है, वो कार हो सकती है, वो बाइक हो सकती है, वो कोई और चीज़ हो सकती है, हाँ घर खरीदना है, बच्चे की पढ़ाई है, शादी है, वो लॉन्ग टर्म है। लेकिन कई हिस्से ऐसे होते हैं जीवन में जहाँ आपको शॉर्ट टर्म है, तो अगर आप उनकी भी प्लानिंग करेंगे और अपने पैसे को सही यूटिलाइज करेंगे जैसे कीर्तन ने समझाया, तो वहाँ पर भी 8 से 10% के रिटर्न के साथ आप काफ़ी बचत कर सकते हैं और अपने गोल को अच्छी तरह से अचीव कर सकते हैं। थैंक यू कीर्तन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा। आई होप दर्शकों को भी उतना पसंद आया होगा। चलिए अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू कर देते हैं। हमारे पहले कॉलर है मिस्टर प्रतीक कुमार, कॉल आ रही है भोपाल से। प्रतीक जी, स्वागत है आपका, बताइए सवाल। सर नमस्कार। मेरा अभी करंटली 7.29 लाख का पोर्टफोलियो है। उसमें मेरा लमसम इन्वेस्टमेंट है कुछ इनोवेशन फंड, आईसीआईसीआई इनोवेशन फंड में, टाटा रिसोर्सेस में और निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप में। इसके अलावा मैं रेगुलर एसआईपी करता हूँ जिसमें कोटक मल्टी कैप है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, टाटा स्मॉल कैप है और लार्ज कैप है, लार्ज एंड मिड कैप है आईसीआईसीआई का। और मैं एक 5,000 रुपये का एडिशनल एसआईपी स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं और एडिशनल कौन सा एक फंड स्टार्ट कर सकता हूँ, या एग्जिस्टिंग मेरा एक मैन्युफैक्चरिंग फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का, उसमें मैं 5,000 का एसआईपी कंटिन्यू करूँ। और मेरा गोल है 5 करोड़ का रिटायरमेंट कॉर्पस है, 15 ईयर्स का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है। एनुअली मैं 10 से 15% का टॉपअप भी करूँगा। चलिए बढ़िया। सबसे पहले तो आपका जो मुझे देख के लगा, काफ़ी चीज़ें आपने ऑलरेडी प्लान कर रखी हैं, काफ़ी कुछ आप करते भी हैं डिसिप्लिन के साथ, तो बहुत बहुत बधाई। अब कीर्तन साहब 15 साल में 5 करोड़ ये बनाना चाहते हैं, ऑलरेडी 17,000 की एसआईपीज ऑन है, 5,000 की और ये करना चाहते हैं और पोर्टफोलियो वैल्यू पहुंच गई 7 लाख के ऊपर, और सालाना 10 से 15% का स्टेप अप भी कर सकते हैं। तो एक इनका पोर्टफोलियो रिव्यू और फिर जो नया इन्हें निवेश करना है उस पर राय। प्रतीक जी, आपके क्वेश्चन को 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगा जो क्वेश्चन मेरे पास आया था उसके हिसाब से। सबसे पहले इमरजेंसी कॉर्पस, आपने काफी अलग अलग निवेश कर रखे एफडी में और बहुत सारे अलग अलग वेरिएंट्स म्यूचुअल फंड्स में। आपके इमरजेंसी कॉर्पस के लिए सलाह ये होगी कि आप अपने इमरजेंसी कॉर्पस को एक एडलवाइस के आर्बिट्राज फंड में और कोटक के इक्विटी सेविंग्स फंड में, ये 2 फंड में अगर आप अपने इमरजेंसी कॉर्पस को जो 3-3.5 लाख रुपए निवेश कर दोगे तो मुझे ऐसा लग रहा है रिस्क एडजस्टेड बेसिस पे और पोस्ट टैक्स बेसिस पे आपने जहां फिलहाल इन्वेस्टमेंट कर रखा है उससे काफी बेटर आपको एक्सपीरियंस मिल सकता है। तो आपकी गोल की अगर मैं बात करूं तो करंटली आपका जो 7,30,000 के करीब का जो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी इकट्ठा हो चुका है, और जो आप 17,000 प्लस 5,000 जो 22,000 की एसआईपी करने वाले, जिसे आप 15% से टॉपअप करेंगे, तो अगर 12% का मैं एक अजम्पशन मानकर चलूं तो आप तकरीबन 2.8 करोड़ की राशि तक पहुंच पाएंगे। आपको अगर 5 करोड़ की राशि करनी है तो 2 ऑप्शन देता हूं, या तो आपको अपनी एसआईपी को 25% से स्टेप अप करना पड़ेगा, जो आज आप 15% सोच रहे हो उसे 25% से करना पड़ेगा, या फिर आपको आपकी 22,000 की एसआईपी को 40,000 की एसआईपी
से स्टार्ट कर 15% से ईयरली बढ़ाना पड़ेगा, वरना 5 करोड़ का लक्ष्य थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि नंबर्स फिट इन नहीं हो रहे। तो या तो आप 15% की जगह पर 25% से आपकी स्टेप अप कीजिए एसआईपी, जो जितना आसान लग रहा है उतना आसान नहीं है बाय द वे, या 22,000 की एसआईपी को बढ़ाकर आपको 40,000 के करीब लेकर जाना पड़ेगा। उसके बाद भी आपको 15,000 की स्टेप अप करनी पड़ेगी, 15% की, तब जाकर आप शायद 5 करोड़ का लक्ष्य हासिल कर पाए। तीसरा, आपका पोर्टफोलियो। 3 सजेशन देना चाहूंगा। मुझे नहीं पता है कि आपने ये फंड्स क्यों सिलेक्ट किए, पर मैं टिपिकली रिटेल इन्वेस्टर्स को सजेस्ट करता हूं कि थीमेटिक और सेक्टर फंड्स में इन्वेस्ट ना करें। तो उसी को ध्यान में रखकर आईसीआईसीआई का इनोवेशन, टाटा का एनर्जी और आईसीआईसीआई का मैन्युफैक्चरिंग, ये तीनों फंड से एग्जिट करने की सलाह दूंगा। बाकी फंड्स को कंटिन्यू कीजिए और नया पैसा उन्हीं बचे हुए फंड्स में निवेश कीजिए। राइट, तो ये देखिए प्रतीक, आपके लिए सलाह हो गई कि एक तो आपके पोर्टफोलियो में थीमेटिक फंड से बाहर निकलने के लिए बात कर रहे हैं, और जो पैसा निकले उसको बाकी जो आपका पोर्टफोलियो है वो सही है उसमें डाल दीजिएगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि आपने लक्ष्य थोड़ा सा एम्बिशियस बना लिया, नॉट बैड, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन ये है कि फिर आपको या तो 25% के टॉपअप करने पड़ेंगे या एग्जिस्टिंग 22 को 40 पे पहुंचाना पड़ेगा। एसआईपी जो इतना आसान नहीं होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे आगे बढ़िए। 5 करोड़ का एक लक्ष्य है जो कि आपने शायद हाईएस्ट तय किया है, लेकिन अगर उससे थोड़ा नीचे पहुंचते हैं या धीरे धीरे उस तक पहुंचते हैं, आगे जब जैसे इनकम बढ़ती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अभी जितना आपके लिए संभव है 5-10% का टॉपअप आप करना चाहें, और 22,000 से उसे आगे, अभी मौजूदा 17,500 उसमें हम जोड़ लें तो 22, उसको धीरे धीरे जितना बढ़ा सकते हैं, जितनी कैपेसिटी बढ़ सकती है उसे ले जाइए, धीरे धीरे 40 के लिए ऊपर ले जाइए, आगे शायद उससे भी ऊपर चला जाए, तो आगे बढ़िए और जो चेंजेस आपको बोले हैं वो ज़रूर करिए। आगे एक बार 2-3 साल इस पे काम कीजिए, या बीच में भी आपको ज़रूरत लगे फिर से अपना पोर्टफोलियो में भेज दीजिए, एक बार फिर आपको रिव्यू करके हम देने में खुशी महसूस करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए ये 2-3 चीज़ें जो आपको कीर्तन जी ने बताई उन पे अमल कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले कॉलर है मिस्टर महेश कुमार बेहरा, और कॉल आ रहा है ओडिशा से। महेश जी नमस्कार, क्या सवाल है सर? गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग, बताइए सर। मेरा पोर्टफोलियो तुम्हें भेजा था, और उसमें मेरा एक क्वेश्चन है कि जो रिव्यू तो करना है उसमें से कोई अगर फंड मेरे को चेंज करना है या किसी से एग्जिट लेना है, वो थोड़ा सा मेरे को चाहिए। और मेरा जो उसमें से जो 2 स्मॉल कैप है उसका मेरा 15 साल का होरिजन है, एक है निपॉन का, एक पॉइंट का, वो उसका मेरा 15 साल का है, बाकी सबका 10 साल का होरिजन है। और एक मेरा पहले से चल रहा था एसआईपी, एक्सिस का ईएलएसएस फंड, जिसको मैं जनवरी से अभी मैं बंद किया हूँ। एसआईपी बंद है लेकिन मेरा पैसा इन्वेस्टेड है, उसमें 2.2 लाख के आसपास इन्वेस्टेड है। ठीक है, तो उसको मैं एग्जिट कर लूं या उसको इसे रहने दूं? उसका एसआईपी मैं बंद किया हूं। ठीक है, वो भी सलाह ले लेते हैं ज़रूर। तो मंथली एसआईपी 38,000 की है, यहाँ पे 7 लाख कुल पोर्टफोलियो वैल्यू है, और 10 लाख में 1 करोड़ 38,000 से करना चाहते हैं। मुझे लगता है बहुत आसानी से हो पाएगा, लेकिन फिर भी कीर्तन के पास जाएंगे। हालांकि और भी उन्होंने यहाँ सवाल पूछे हैं साथ में अपने पोर्टफोलियो के बारे में। राइट कीर्तन, क्या सलाह रहेगी इनके लिए? आई थिंक महेश जी, सबसे पहले तो आप जितना निवेश कर रहे हो उससे आपका लक्ष्य मेरे हिसाब से पॉसिबल है अचीव करना, क्योंकि 7 लाख अगर आप ऑलरेडी इकट्ठा कर चुके हो और आप 38,000 रुपए की दूसरी एसआईपी कर रहे हो, तो 10 साल में 12% के अजम्पशन पे 1 करोड़ 5 लाख तक का निवेश पहुंचना मुश्किल नहीं लग रहा है। तो वो आपका लक्ष्य तो आ जाएगा, पर आपके पोर्टफोलियो में थोड़ी सी सलाह देना चाहूँगा। सबसे पहले तो क्वांट का जो स्मॉल कैप फंड है, उससे मेरी एग्जिट करने की सलाह होगी आपसे। दूसरे 2 फंड्स हैं जिस पे एग्जिट है, जो है आईसीआईसीआई टेक और एक्सिस कंजम्पशन। डिस्क्लेमर, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों सेक्टर्स बहुत अच्छा करेंगे। हम इन्वेस्टर्स को आज सजेस्ट कर रहे 2-3 साल के व्यू से टेक और कंजम्पशन में निवेश करना, पर मेरा प्रॉब्लम ये है कि शायद अगर आप एग्जिट नहीं ले पाएंगे सही समय पे, तो आपकी एवरेज बहुत ही कमजोर हो जाएगी 4-5 साल के निवेश से। इसलिए मैं एग्जिट कह रहा हूँ, पर मुझे ऐसा लग रहा है ये दोनों सेक्टर्स प्रॉबेबली अगले 2-3 साल में अच्छा करेंगे, पर थीमेटिक मुझे नहीं लगता कि आप टाइम कर पाएंगे, तो आपको एग्जिट कर देना चाहिए। बाकी आपके फंड्स बहुत अच्छे हैं, उन बाकी बचे हुए 5 फंड्स में जो भी नया पैसा निवेश करना चाहे उसमें निवेश कर दीजिए। ठीक है महेश जी, तो आई थिंक चीज़ें आपकी काफ़ी सरल ही हैं, मतलब बढ़िया आपका चल रहा है। पहली बात तो बधाई हो आपको, आपका जो मौजूदा पोर्टफोलियो है या जो निवेश आप अभी कर रहे हैं उससे आप
1 करोड़ का लक्ष्य पा लेंगे। हाँ, 44,500 वो थोड़ी सी आपको स्टेप अप करके वहाँ पर SIP ले जानी पड़ेगी 10 साल में, जो हिसाब लगाया कीर्तन जी ने कि 12% का भी अगर हम रिटर्न माने, जो कि एक मॉडरेट रिटर्न है, हम उसे बहुत बड़ा चढ़ा के नहीं देख रहे, 1 करोड़ रुपये आपका हो जाएगा। और जो 3 फंड्स आपको चेंज करने हैं, क्वांट स्मॉल, ICICI प्रू टेक्नोलॉजी और एक्सिस कंजम्पशन फंड, वो सलाह पे आप अमल करेंगे तो बेहतर रिटर्न की और उम्मीद बढ़ जाएगी। चलिए, इसी के साथ हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद कुछ और पोर्टफोलियोज लेंगे और कीर्तन जी से उनके जवाब। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं योर मनी और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करने की कोशिश हो रही है, कीर्तन जी उसमें हमारी मदद कर रहे हैं। और अब हमारे अगले कॉलर हैं डॉक्टर अरविंद कुमार बिंद फ्रॉम वाराणसी, उत्तर प्रदेश। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत और नमस्कार। बताइए क्या सवाल है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर जैसा कि सर मैं अपना पोर्टफोलियो आपको भेज दिया हूँ सर। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें मेरा एक क्वेश्चन ये है सर, क्या जो मेरा गोल है उसको मैं अचीव कर पाऊंगा सर, या उस गोल के अचीव करने के लायक मेरी पोर्टफोलियो है, या कोई चेंज करने की जरूरत है सर। और दूसरा क्वेश्चन सर मेरा ये था, मैं पहले ELSS फंड लिया था, आदित्य बिरला सन लाइफ का, उसको मैं अभी हाल ही में मार्च 2025 में बंद कर दिया सर। उसका जो पैसा है, जो कार्पस है, क्या उसको रिडीम कर लें या किसी अदर फंड में निवेश कर दें, या उसी फंड में निवेश करें? ठीक, सारे सवालों के जवाब देते हैं। तो डॉक्टर साहब का एक बार हम वो देख लेते हैं पोर्टफोलियो। देखिए, मंथली SIP 30,000 की कर रहे हैं, अब तक 16 लाख से ऊपर का हो चुका है। अतिरिक्त 2,000 की SIP और करना है। और आपका जो लक्ष्य है कि 15 साल में बच्चे की पढ़ाई के लिए 1 करोड़, 20 साल में बच्चों की शादी के लिए 1 करोड़, और फिर 25 साल बाद जब रिटायर होंगे तो 12 करोड़ रुपए आपको चाहिए। और जो अभी आपका पोर्टफोलियो, उसमें मेरे एसेट लार्ज कैप, कोटक फ्लैक्सी कैप, HSBC मिड कैप, SBI स्मॉल कैप, HDFC मल्टी कैप और बंधन स्मॉल कैप, इसमें आप निवेशित हैं। और इसके अलावा NPS आप डालते हैं मंथली 24,000 और कॉर्पोरेट से 15 लाख रुपए का। और ELSS फंड के बारे में भी वो चाहते हैं कि निवेश तो बंद कर दिया उन्होंने, लेकिन क्या उसी में निवेशित रहें या फिर वहाँ से पैसा निकाल के कहीं और डालें। तो राइट, इनका पोर्टफोलियो भी देखना है, इनके लक्ष्यों को भी देखना है, और वो ELSS वाला सवाल भी कीर्तन जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपकी गोल प्लानिंग से स्टार्ट करते हैं। आपने कहा कि चाइल्ड एजुकेशन के लिए आपको 15 साल में 1 करोड़ चाहिए। 12% के बेसिक अजम्पशन पे आपको 21,000 रुपए की SIP चाहिए इस गोल को अचीव करने के लिए। और मैरिज के लिए आपको तकरीबन 11,000 रुपए की SIP चाहिए। तो अगर आप इन दोनों SIPs को जोड़ दें तो तकरीबन 32,000 रुपए की अगर आप SIP करेंगे, जो आज आप कर रहे हैं 30,000 प्लस 2,000, तो ये दोनों चाइल्ड रिलेटेड गोल्स को आप काफी आसानी से अचीव कर पाएंगे। तो आपकी आज की SIP को आप अपने दोनों चिल्ड्रन के एजुकेशन और मैरिज के गोल से लिंक कर दीजिए। ये दोनों गोल पॉसिबल हो पाना संभव है। अब आपकी रिटायरमेंट में थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि शायद एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी ज्यादा है वर्सेस हम जितना आज निवेश कर रहे हैं। आपको क्यों ये कह रहा हूं, तो अगर आप मान के चले कि आपको 12 करोड़ रुपया चाहिए आज से 25 साल में, सबसे पहला कंपोनेंट हो गया आपके NPS का। मैं अगर अज्यूम करूं कि आप NPS में 24,000 रुपया हर महीना डालेंगे, ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड कि ये पैसा बढ़ेगा, पर आगे कितना बढ़ेगा वो नंबर मेरे पास नहीं है। तो अगर मैं 24,000 पकड़ कर चलूं और आपका जो आज का 15-16 लाख रुपया ऑलरेडी NPS में है, इन दोनों को ध्यान में रखकर अगर 8% से मैं अगर कैलकुलेट करूं तो NPS में आपके पास तकरीबन 3 करोड़ 20 लाख रुपया इकट्ठा हो जाएगा आज से 25 साल बाद। आपका जो आज इक्विटी वाला पोर्टफोलियो है, जिसमें 16 लाख के करीब आज ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, उस पे 12% की अजम्पशन पकड़ू तो वो 2 करोड़ 80 लाख जितना हो जाएगा। तो आपके पास कुल मिलाकर 6 करोड़ रुपया इकट्ठा हो जाएगा आज के 16 लाख रुपए आपके जो इक्विटी म्यूचुअल फंड में है, प्लस आपके NPS को मिलाकर। तो 6 करोड़ हो जाएगा। पर अगर आपको 12 करोड़ करना है तो आपको एडिशनल 35,000 रुपए की SIP करनी पड़ेगी। तो आज आप जो कर रहे हो SIP, उससे आपके दोनों बच्चों के गोल्स विल बी टेकन केयर ऑफ। और आज आपके पास जितना पैसा है प्लस आप NPS में जितना करोगे, उससे 6 करोड़ की राशि इकट्ठा हो जाएगी। पर अगर आपको 12 करोड़ चाहिए तो आपको और 35,000 रुपया निवेश करना पड़ेगा। शायद अगर एक साथ ना हो पाए तो धीरे धीरे कर आपके पोर्टफोलियो में जो आपका ELSS फंड है उसे आप कंटिन्यू कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2
एग्जिट्स सजेस्ट करूंगा। आप मिराई एसेट का लार्ज कैप और एचएसबीसी का मिड कैप, इन 2 फंड से एग्जिट कीजिए। बाकी फंड्स पोर्टफोलियो में अच्छे लग रहे हैं। नया पैसा जो भी आएगा, जो भी फ्यूचर में निवेश करे, उन बचे हुए फंड्स में कीजिए। राइट डॉक्टर साहब, तो बस एक आपके फंड को लेकर जो था वो बता दिया, और अगर आपको 12 करोड़ वाला, बाकी आपके लक्ष्य हो जाएंगे, लेकिन वो करना है तो वहाँ पर फिर आपको थोड़ी एसआईपी बढ़ा के 35,000 इंक्रीज़ करनी होगी। लेकिन जैसा कीर्तन भी कह रहे हैं, हमने पहले भी एक अपने दर्शक को बताया कि एक साथ अगर वो 35,000 संभव नहीं है तो धीरे धीरे करके उसकी तरफ बढ़े। 12 करोड़ ना सही तो 8 करोड़ बने, 10 करोड़ बने, तो आप धीरे धीरे उसको बढ़ाइए। और बाकी आपका चीज़ें संतुलित हैं तो आपको शुभकामनाएं कि आप इसी तरीके से अपने निवेश को आगे बढ़ाते रहिए। आगे अगर भविष्य में भी आपको कुछ लगता है, आप हमसे फिर से अपना सवाल पूछ सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो एक बार चेक करा सकते हैं। अच्छा, समाप्त करें उससे पहले कीर्तन, अभी डॉक्टर साहब का भी, उससे पहले एक और कॉलर, ईएलएसएस से सबका मुंह भंग क्यों हो रहा है? सबने क्यों उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट रोक दी है? विपिन जी, अनफॉर्चुनेटली ये हो रहा है कि ईएलएसएस में निवेश सिर्फ वो एटीसी के टैक्स एडवांटेज की वजह से किया जा रहा था जो 1.5 लाख रुपया था। अब क्योंकि लोग शायद नए वाले टैक्स रेजिम में जा रहे जहां पर एटीसी वाला वो एडवांटेज अब नहीं रहा, तो लोगों को ये लग रहा है कि मैं क्यों पैसा रोकूं उस कैटेगरी में, जब कि उस कैटेगरी में से मुझे टैक्स एडवांटेज नहीं मिलने वाला। पर अगर आप हिस्टोरिकल डेटा देखें तो फ्लेक्सी कैप फंड्स से बहुत बेहतर कैटेगरी एवरेज है ईएलएसएस की। तो अगर लोग फ्लेक्सी कैप में जो निवेश कर रहे थे, उस फ्लेक्सी कैप निवेश को या ईएलएसएस को उस फ्लेक्सी कैप के नजरिए से देखे, तो मुझे ऐसा लग रहा है ईएलएसएस में बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं जो ईएलएसएस कैटेगरी से, सॉरी, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ, ऑफ कोर्स एक थियोरेटिकल डिसएडवांटेज है कि 3 साल का लॉक इन है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप इक्विटी और फ्लेक्सी कैप फंड में आ रहे हो और 3 साल से कम समय के लिए आ रहे हो, तो आप ऐसे भी गलती कर रहे हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है ईएलएसएस बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग कैटेगरी है, लोगों को उसे फ्लेक्सी कैप के हिसाब से लेना चाहिए। यस जी जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल था और आपने उसका उतना ही अच्छा जवाब भी दिया है। राइट, चलते चलते कीर्तन साहब, आपके टॉप 4 फंड्स? विपिन जी, आईसीआईसीआई का वैल्यू डिस्कवरी, पीपीएफएस का फ्लेक्सी कैप, कोटक का मिड कैप और निपॉन का स्मॉल कैप। मुझे लग रहा है ये 4 फंड्स एक बड़ा अच्छा कॉम्पोजिशन है पोर्टफोलियो बनाने का। तो कोई भी आज अगर निवेश करने की कोशिश कर रहा है, शायद ये 4 फंड्स को, बट 7-8 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन हो, उसी इन्वेस्टर को इन 4 फंड्स में पैसा इक्वली निवेश करना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया कीर्तन, आज आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और फाइनली ये अपने टॉप 4 फंड्स भी बताए। और वो बड़ा अच्छा टॉपिक था, अच्छा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वाला, वो मुझे लगता है दर्शकों को काफ़ी पसंद आया होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया शो पे आने के लिए, और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी अपने सवाल हमें यूं ही भेजते रहिए। अच्छा लगता है कि अगर आप हमारी सलाह के साथ ग्रो करते हैं, अपने जीवन के लक्ष्यों को पूरा करते हैं। ये हमारा ईमेल एड्रेस और साथ ही फ़ोन नंबर, ज़रूर हमें अपने सवाल भेजिएगा, इंतज़ार रहेगा। फिलहाल के लिए आपसे इजाज़त लेते हैं, नमस्कार।